So we will start with very basics of coordinate geometry. So आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10 में पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ और रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तो आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट्स दिया हुआ है x1 y1 एंड x2 y2, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? Who will answer? सौभाग्य, what is distance between P and Q? सौभाग्य, can you answer? सर हाँ सौभाग्य बोलो। सर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। Very nice. So this distance PQ will be root under x2 minus x1 भी लिख सकते हो, x1 minus x2 भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा PQ का वैल्यू। इस पे बेस्ड बहुत छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आते थे कि 4 पॉइंट्स दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया गया कि बताओ भाई ये चारों पॉइंट्स मिलके कैसा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए होंगे क्लास 10 में, तो मैं उसमें भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर है सेक्शन फॉर्मूला। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस लिया जाए तो डिस्टेंस फ्रॉम, नोट में करके ये लिख लेना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू कितना? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि दूसरा पॉइंट 0,0 है तो x2 माइनस x1 करोगे मैंने x माइनस 0 करोगे तो वो x रह जाएगा उसका स्क्वायर, और y2 के प्लेस पे y, y1 के प्लेस पे 0। सेक्शन फॉर्मूला में आपने पढ़ा था, इसमें देखो दो टाइप के डिविजन्स होते हैं। आप लोगों ने क्लास 10 में सिर्फ इंटरनल डिवीजन पढ़ा होगा, अभी हमको एक्सटर्नल डिवीजन भी सीखना है। क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन? देखो मान लो ये पॉइंट है P, ये x1 कॉमा y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट है Q, ये x2 कॉमा y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक कहीं पे कोई पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट है A, या इस पॉइंट को मान लो ये पॉइंट है T, लेट्स से। तो अगर PT बाई TQ जो है, ये अगर M बाई N दिया हुआ है, M इज टू N दिया हुआ है, तो T का जो कोऑर्डिनेट आएगा, पॉइंट T का जो कोऑर्डिनेट आएगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो 3 बार ऐसे किए ना, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंट्स। T रिप्रेजेंट्स, या इक्विवेलेंट टू भी बोल सकते हो। T रिप्रेजेंट्स mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। T का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। देखो जब पॉइंट T P और Q के बीच में कहीं पे आ रहा है तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। बट अगर T जो है PQ के एक्सटेंडेड पार्ट पे कहीं पे लाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। जैसे इमेजिन करो ये दो पॉइंट्स है A और B,
और इसको जब हमने एक्सटेंड किया आगे तो एक पॉइंट आ रहा है इस पे P, तो बोलते हैं कि P डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, इसको बोलेंगे P डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, इसका मीनिंग ये होता है। तो अगर ये पॉइंट लेट से x1 y1 है, ये पॉइंट लेट से अगर x2 y2 है, और ये पॉइंट लेट से x y अगर है, तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जैसे या p का अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो p का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो p का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ये जो x y है, इसके लिए क्या करना है आपको, ऑर्डर वही रहेगा, ये m है, अभी भी पी ए बाई पी बी जो है वो m/n ही दिया हुआ है, ये m बाई n ही दिया हुआ है, तो आप इसको लिखोगे। अच्छा देखो इसमें कर क्या रहे हैं, pt और t की वैसे दिया हुआ है ना, तो इसको इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके कोऑर्डिनेट से, उल्टा। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, एम ए के साथ दिया हुआ है लेकिन एम को मल्टीप्लाई करेंगे बी के कोऑर्डिनेट के साथ, और एन जो है बी से के साथ मैंने कनेक्टेड है, लेकिन एन को मल्टीप्लाई करेंगे ए के कोऑर्डिनेट के साथ। तो खाली करना क्या, यहाँ पे जहाँ प्लस था वहां माइनस कर देना, यानी एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, और एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। दिस कैन इजिली बी प्रूवन, दिस कैन इजिली बी प्रूवन कंसिडरिंग, ये कंसिडर करते हुए कि बी जो है पीए को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर प्रूव करना हो तो प्रूव इस तरीके से किया जा सकता है कि बी जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि बी डिवाइड्स इंटरनली, बी डिवाइड्स पीए इंटरनली इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो है m माइनस एन हो जाएगा, तो m माइनस एन इज टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पीए ऑर्डर गलत लिख रहे हैं, एपी लिख रहे हैं, पीए लिखोगे तो एन इज टू एम माइनस एन हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। नाउ अगर यहां से देखिए हम, तो x2 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, m माइनस एन टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करोगे, इंटरनल डिवीजन जैसे था, तो m माइनस एन टाइम्स x प्लस n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय m माइनस एन प्लस n। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये mx माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स वन, और नीचे में एन एन कैंसिल होके m बच जाएगा। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो एम एक्स टू इज इक्वल टू आ जाएगा एम माइनस एन टाइम्स एक्स प्लस एन एक्स वन। तो यहाँ से लिखा जा सकता है एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम माइनस एन इंटू एक्स, यहाँ से एक्स का जो वैल्यू है वो आ गया एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। और सिमिलरली प्रूव किया जा सकता है y कोऑर्डिनेट के लिए भी, कि y जो है वो हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस हो गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान से देखिए। पहला जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है कि
अगर रेशियो ऑफ डिवीजन अगर m इज टू n है तो इसके जगह पे आप इसको k इज टू 1 भी मान सकते हो, जहां पे k का वैल्यू हो गया m बाई n। या आपने क्लास 10 में किया भी होगा, m इज टू n रेशियो की जगह k इज टू 1 मान के बनाते थे, उससे क्वेश्चन थोड़ा या स्टेप्स थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता था। तो m इज टू n की जगह आप k इज टू 1 भी रेशियो मान सकते हो, जहां k समझो m बाई n है। तो अगर लेट्स से आपने रेशियो ऑफ डिवीजन k इज टू 1 माना है और लेट्स से k का वैल्यू आ गया 5, तो रेशियो ऑफ डिवीजन होगा 5 इज टू 1। अगर k का वैल्यू आ गया 5/7 तो रेशियो ऑफ डिवीजन हो जाएगा 5 इज टू 7। गॉट इट? तो m इज टू n को k इज टू 1 भी अज्यूम किया जा सकता है, जहां k का वैल्यू जो है m बाई n के बराबर हो गया। तो क्वेश्चन में जब रेशियो ऑफ डिवीजन नहीं दिया रहेगा तो हम लोग m इज टू n नहीं अज्यूम करेंगे, बल्कि k इज टू 1 अज्यूम करेंगे हम लोग। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि एक्सटर्नल डिवीजन में अगर एक्सटर्नल डिवीजन इज इक्वल टू एक्सटर्नल डिवीजन इन रेशियो, अगर ऐसा दिया हुआ है ऐसे समझिए, ऐसे मान लो रेशियो ऑफ डिवीजन हमको नहीं पता है और ये भी नहीं पता है कि केस इंटरनल डिवीजन का है या एक्सटर्नल डिवीजन का। सिंपली ऐसे बोला गया कि एक पॉइंट पी है जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है 3:2 में, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो कहीं पे लेट अगर आपने अज्यूम किया कि रेशियो ऑफ डिवीजन जो है आपने k इज टू 1 अज्यूम किया है और केस मान रहे हो इंटरनल डिवीजन का, लेट से आपने ये अज्यूम किया। आप क्वेश्चन में अगर एक क्लैरिटी नहीं है कि इंटरनल डिवीजन का केस है या एक्सटर्नल डिवीजन का, तो आप अजम्पशन मान के चलना कि इंटरनल डिवीजन है और रेशियो क्या है डिवीजन का k इज टू 1। तो अगर आपका जो है अजम्पशन सही रहेगा तो k का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है? तो रेश जो आपने अज्यूम किया था वो करेक्ट हो गया और ये इंटरनल डिवीजन का ही केस आ जाएगा। ठीक है? और अगर बाई चांस k का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो आप समझना कि आपने अज्यूम इंटरनल डिवीजन किया था, लेकिन एक्चुअल में एक्सटर्नल डिवीजन का केस है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मान लो 3:2 में इंटरनली हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 3x2 प्लस 2x1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3y2 प्लस 2y1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। बट मान लो अगर एक्सटर्नल डिवीजन का केस होता तो क्या बोलते? 3x2 माइनस 2x1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। अच्छा, ये करने के बजाय मैं ये बोल रहा हूं कि रेशियो ही अगर मान लो -3:2 कर दे या 3:-2 कर दे, तब तो ये अगर -2 से हम इसको 2 को -2 से रिप्लेस कर दे, तब भी तो यही कहानी आ जाएगा, तभी तो यही केस आ गया, एक्सटर्नल डिवीजन वाला है। तो एक्सटर्नल डिवीजन इज नथिंग बट इंटरनल डिवीजन with ratio of division negative, with negative ratio of division। so external division को अगर मैथमेटिकली इंटरप्रेट करें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर उसको हम समझें तो इंटरनल डिवीजन जैसा ही है, सिर्फ रेशियो ऑफ डिवीजन प्लस की जगह माइनस ले रहे हैं। तो इंटरनल डिवीजन करके सॉल्व किया, के पॉजिटिव आ गया तो इंटरनल डिवीजन नहीं रहेगा। अगर बाई चांस के नेगेटिव आ गया, मतलब एक्चुअल कहानी क्या होगा कि एक्सटर्नल डिवीजन का केस उसमें रहा होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, मान लो अगर P डिवाइड करता है, P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन लेट्स से रेशियो 3:2, 3:2 रेशियो में मान लो डिवाइड कर रहा है AB को, तो जो डायग्राम बनेगा उसमें P जो है वो B के साइड में लाई करेगा।
अब बात समझ रहे हो? क्यों बी के साइड लाई करेगा? क्योंकि ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो ए बी को डिवाइड कर रहा है तो रेशियो आप लोगे पी ए बाई पी बी। और यही अगर ऐसा लिखा रहता कि P divides BA externally, in ratio 3:2, तो आप इस केस में PB by PA लेते, इसको आप 3/2 मानते। तो थोड़ा सा फर्क है, इसको ध्यान में रखना। तो इस केस में जो है पॉइंट जो है P वो A के साइड पे आ जाएगा। पॉइंट जो है P वो A के साइड पे आ जाएगा, क्योंकि PA जो है वो डिस्टेंस कम है, PB डिस्टेंस 3 टाइम्स है। अगर PA 3 के टाइम 3 के है तो PA जो है वो 2 के होगा। इसमें PA बाई PB जो है वो 3:2 दिया हुआ है। समझ आ रहा है बात? तो ये इस तरीके से रहेगा। तो P का जो लोकेशन है वो B के साइड होगा या A के साइड, वो हमको रेशियो से पता चलेगा। ऑर्डर कैसे लेना इसका ध्यान रखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन के केस में। ऑल राइट, ये था सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। इसको बेस्ट हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर आपने और क्या पढ़ा था? इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात लिख लो, मेंशन कर लो, कि अगर दो पॉइंट से उसका मिड पॉइंट निकालना हो कभी भी, लेट्स से ए और बी, दो पॉइंट से पी उसका मिड पॉइंट है, दोनों इक्वल है, पी ए इज इक्वल टू पी बी है, या बी इज मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी, या पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो जो पी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 बाई 2। सेक्शन फॉर्मूला ही है, इसमें रेशियो ऑफ डिवीजन 1:1 है। तो n के जगह 1, n के जगह 1 रखोगे तो x1 प्लस x2 बाई 2 या y1 प्लस y2 बाई 2 आ जाएगा। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको जो आपने अभी तक पढ़ा। सेक्शन फॉर्मूला में आप लोगों ने पढ़ा था सेंट्रोइड के बारे में, हालांकि मैं आऊंगा सेंट्रोइड वगैरह पे बाद में, लेकिन मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। सेंट्रोइड था x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, जहाँ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ट्रायंगल के वर्टिसेस होते थे। फिर आप लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, तो मैं थोड़ा सा उसको भी रिवाइज करा दे रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, तो मान लो तीनों वर्टिसेस ट्रायंगल का कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता था, कौन बताना चाहेगा? चमन? यस सर, हाँ बताओ, कितना होता था एरिया? हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये लिखेंगे हाफ, मॉड लगा देते हैं। मॉड इसलिए लगाते हैं ताकि अगर बाई चांस नेगेटिव आ गया तो उसको हम पॉजिटिव कर लें, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, बट इन रियलिटी एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो
डायरेक्शन भी एरिया का मैटर करता है। आप लोगों को पता नहीं ये बात, वेक्टर में आप लोग को ये पता है कि नहीं फिलहाल, क्योंकि आगे धीरे धीरे जान ही जाओगे, बट फॉर टाइम बिंग ये जान याद रखना कि एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ जो हम लोग एरिया बात कर रहे हैं वो एरिया का हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, एरिया का डायरेक्शन नहीं हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल, बट एरिया का अपना डायरेक्शन भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल डायग्राम में, एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने अगर पॉइंट्स को प्लॉट किया है ABC, ठीक है, और ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो आप प्लॉट कर रहे हो, अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में प्लॉट होता है तो जो कैलकुलेट कर रहे हो ना अंदर में ये वैल्यू मॉड के अंदर, वो नेगेटिव आ जाएगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो बन रहा है x1 y1 x2 y2 x3 y3, मान लो अगर x2 y2 यहाँ होता और x3 y3 यहाँ होता, पोजीशन चेंज हो जाता है x2 y2 का और x3 y3 का, उस केस में जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो मॉड के अंदर का जो वैल्यू है ना ये पॉजिटिव आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में अगर सेंस बन रहा होगा एक्चुअल डायग्राम में, आपने अपने मर्जी से कॉपी में रफ डायग्राम बना लिया उससे नहीं, एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे और वो पॉइंट्स को आपने x1 y1, किसी को आपने x1 y1 माना, किसी को x2 y2, किसी को x3 y3, तो जो आप पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये ओरिजिनल डायग्राम में क्लॉकवाइज सेंस में बन रहा होगा तो उसके हिसाब से अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। और अगर वही चीज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फॉर्म हो रहा होगा तो इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा अपने आप। उसका रीजन होता है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है ना वेक्टर में। तो अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के तरफ रोटेट करते हो एंटी क्लॉक में, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड आ जाएगा और वो पॉजिटिव होता है। और अगर एक वेक्टर को रोटेट कर रहे हो दूसरे वेक्टर की तरफ क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो डाउनवर्ड हो जाता है। तो एरिया भी जो है वो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। बाद में जब आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कि इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है हाफ ऑफ, अगर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है तो हाफ ऑफ बी क्रॉस ए होता है। तो इसलिए एरिया वेक्टर जो है वो डिपेंड करता है कि किस वेक्टर को किसके तरफ रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हो। जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, हालांकि इतना जरूरत यहाँ पे है नहीं। कोई आपसे अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते कि व्हाट इज एरिया, एरिया इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, सो यू विल से एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। एनीवे, तो यहाँ हम सिर्फ एरिया का मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। वेक्टर में हम लोग अगर आएंगे तो फिर हम लोग डायरेक्शन वगैरह का बात करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो इसलिए यहाँ पे मॉड अप्लाई कर देंगे। इसी एरिया को कैलकुलेट करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट की भी हेल्प से, और वो डिटर्मिनेंट भी जो है सेम वैल्यू देगा। यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे, वो हमको एक 12 में स्पेशल चैप्टर ही पढ़ना है, बट मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट अगर कोई लिखा हुआ तो उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मॉड जैसा ही दिखेगा, दो लाइन, लेकिन ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है। तो इसमें कुछ रो होगा कुछ कॉलम होगा, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 4 नंबर्स, तो ये एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर है 2/2। ये एक डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 2/2। 2/2 ऑर्डर का मतलब है कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, 1 रो 2 रो और 2 कॉलम, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर 2/2। डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम बराबर होगा, जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा। तो ऐसा एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है, मल्टीप्लाई करो ए को डी से और बी को मल्टीप्लाई करो सी से, और बीच में साइन देना माइनस का, तो इसका वैल्यू जो लिखते हैं वो लिखते हैं AD माइनस BC। कहने का मतलब है कि इस AD माइनस BC जो क्वांटिटी है उसको हम लोग इस फॉर्मेट में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं।
डिटर्मिनेंट में। इसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है, जब डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ोगे तो डिटेल में जानोगे आप, बट ये डिटर्मिनेंट का मीनिंग है, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है। इसी तरीके से अगर मान लो 3/3 का डिटर्मिनेंट हो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस यहाँ पे प्लस साइन समझना, यहाँ पे माइनस साइन समझना, यहाँ पे प्लस साइन समझना। आप रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग ब्रेक कर सकते हो, तो हम लोग रो के अलोंग ब्रेक करें, एक रो के अलोंग। आप इसी को, इस डिटर्मिनेंट को कॉलम के अलोंग भी ब्रेक कर सकते हो। ऐसा करना क्या होता है इसमें, देखो ध्यान से कि A1 लिखना है, इसके वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए इसको लिखना है A1, और जब आपने A1 लिखा तो A1 के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट कर दोगे। कट करने के बाद जो दिख रहा है आपको उसको लिख दो। क्या क्या दिख रहा है, B2 B3 C2 C3, इसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, A2 लिखोगे तो A2 के साथ माइनस है तो माइनस A2 लिखोगे। उसके बाद A2 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट कर दो, तो आप देखो क्या क्या बच रहा है, B1 B3 C1 C3, इसको लिख दिया। उसके बाद आप A3 लिखो यहाँ पे, और A3 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट कर दो, तो क्या बचा, B1 B2 C1 C2। करेक्ट, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे आपको मैंने ये चीज तो वहां भी बताया था क्वाड्रेटिक में, वहां मैंने हालांकि ये बोला नहीं था बात, ये डिटर्मिनेंट है, पर ऐसा हम लोगों ने कॉमन रूट्स में ये सिंबल हमने यूज किया था। नाउ इसको इवैल्यूएट कर लो सिंपली। अब तो इसका वैल्यू जो है आ जाएगा A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 और प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। ये आ गया वैल्यू। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। अच्छा, कोई अगर मान लो चाहता कि नहीं हम इसके अलोंग ब्रेक करें, तो इसी तरीके से होता, A1 लिखते, A1 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट जाता, तो ये इसको यहाँ पे लिख देते ऐसा, फिर लिखते, अच्छा ये साइन वैसे ही चलेगा, प्लस माइनस प्लस, फिर लिखते माइनस B1, B1 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट कर देते, ये जो चारों बच गया इसको हम लोग लिख देते यहाँ, फिर C1 लिखते ऐसे ही, इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट करके जो बच गया उसको लिख देते। और जब आप ऐसा करोगे तो जो वैल्यू मिलेगा आपको वो सेम वैल्यू ही आएगा। ठीक है, तो आप रो के अलोंग भी ब्रेक कर सकते हो, कॉलम के अलोंग भी ब्रेक कर सकते हो। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप किसी भी रो के अलोंग ब्रेक कर सकते हो, किसी भी कॉलम के अलोंग ब्रेक कर सकते हो, तभी भी सेम आएगा। तो इसलिए डिटर्मिनेंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। आप इसके अलोंग भी ब्रेक करोगे तब भी उतना ही वैल्यू आएगा। अच्छा, साइन कैसे लोगे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन लेना है। ठीक है, तो इतना डिटेल में जाने का हालांकि जरूरत नहीं है, आप सीधा याद रखो जिस तरीके से मैंने ब्रेक किया एक फर्स्ट रो के अलोंग, उसी तरीके से आप ब्रेक कर लेना अगर कहीं डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना हो तो। ओके, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ मॉड लगा दो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, और डिटर्मिनेंट लिख लिया, और डिटर्मिनेंट है ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अच्छा, एक और बात, अगर आप रो और कॉलम को बदल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ऐसे भी लिखता है तो उसका भी उतना ही वैल्यू आएगा।
कोई अगर ऐसे लिख देता है डिटर्मिनेंट को तो उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, इतना ही आएगा। ये बाहर में मैंने एक जो है ये मॉडुलस है, ये मॉड है, ये वाला मॉड है, और ये जो है वो डिटर्मिनेंट है। ये भी अगर आप अप्लाई करते हो ट्रायंगल के लिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3, आपका जो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट था वो है, तो इससे भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एरिया का ट्रायंगल का एरिया जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जिसको अप्लाई करके आप किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हो। अगर मान लो कोई एन साइडेड पॉलीगन दिया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन नहीं, सिर्फ पॉलीगन भी अगर दिया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन में सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर एन साइडेड एक पॉलीगन दिया हुआ है और ये मान लो पॉइंट ए एन, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके मान लो पॉइंट्स है, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x3 y3 एंड सो ऑन, ये पॉइंट है x4 y4 एंड लास्ट में ये जो पॉइंट है वो है xn yn। तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो सीधा सीधा लिख सकते हैं एरिया ऑफ दिस पॉलीगन इज इक्वल टू, पर आपका जो पॉइंट्स वर्टिसेस लियो ये ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि x2 y2 यहाँ आ जाए, नहीं तब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो आप x1 y1 x2 y2 जो अज्यूम कर रहे हो, ये आपको जो है ना सीक्वेंस में होना चाहिए, माने A1 के बाद A2 आना चाहिए, A2 के बाद A3, A3 के बाद A4, यानी x1 y1 पॉइंट के जस्ट एडजेसेंट में x2 y2 होना चाहिए, x2 y2 के एडजेसेंट में x3 y3। तो पॉइंट जो x1 y1 मान रहे हो उसके एडजेसेंट में जो जस्ट पॉइंट आएगा उसी को x2 y2 माना, ये नहीं कि कहीं में रैंडम मान लोगे, इट शुड बी टेकन इन ऑर्डर। तो जब आप इसको ऑर्डर में लोगे तब एरिया जो कैलकुलेट करोगे हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड आप इसको ऐसे लिख लेना, x1 y1 से स्टार्ट करना, फिर लिखते जाना x2 y2 x3 y3, लिखते लिखते कहां तक जाओगे xn yn तक, और इसको क्लोज करना है लास्ट में जो स्टार्टिंग में लिखे हो उसी से, यानी x1 y1 से ही इसको क्लोज करना है। ठीक है, ऐसा क्लोज कर दिए और इन क्वांटिटीज को ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो ये जो रेड से मैंने लिखा इसका वैल्यू अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ मॉड के अंदर जो रेड से जो मैंने एरो लगाया उसका वैल्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो x1 y2 x2 y3, इस तरीके से जो भी आता चले जाएगा, इसको लिख दिया माइनस, फिर देखो मैं ब्लू से टिक कर रहा हूं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चले जाना जो जो कुछ भी आते चलेगा सबको। तो x2 y1 प्लस x3 y2 और ये मल्टीप्लाई करते करते लिखते चले जाना है जो भी आएगा उसको। तो इसको भी अगर कैलकुलेट कर लोगे तो ये भी एरिया ऑफ पॉलीगन दे देगा। इसी को अप्लाई करके अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो हो सकता है। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इसी तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3
और फिर से x1 y1। ऐसा लिख सकते हो। मतलब ये हो जाएगा कि जब आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो ये आ जाएगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस, आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो एरिया हो जाएगा x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। इतना लिखा जा सकता है। तो ये जो है ना, ये सबसे इजीएस्ट अप्रोच है, ठीक है, इजीएस्ट इन एप्लीकेशन। तो इसको हम लोग अप्लाई करके और जल्दी से फटाफट एरिया कैलकुलेट करना होगा तो करेंगे। बाकी जानकारी के लिए ध्यान में रखो कि 3 मेथड्स मैंने बताया आपको, 3 तरीका। एक तो आपने 10th में जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे, एक डिटर्मिनेंट वाला मेथड, और एक तीसरा पॉलीगन का एरिया जो बताया उसके हेल्प से भी कैलकुलेट किया जा सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इतना चीज के बारे में हम लोगों ने जान लिया। थोड़ा सा हम लोग लेट्स नो अ लिटिल बिट अबाउट सम सेंटर्स, इंपॉर्टेंट सेंटर्स, जैसे सेंट्रोइड है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो जैसे मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी सेंट्रोइड कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी में जहां मिल रहे हैं तीनों, उसको हम लोग इन सेंटर बोलेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको सरकम सेंटर, ऑल्टीट्यूड्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको ऑर्थो सेंटर। तो ये सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग लेट्स नो अ लिटिल मोर अबाउट ट्रायंगल्स, एंड थोड़ा सा क्वाड्रिलैटरल वगैरह के बारे में भी देखेंगे। सो सबसे पहले सेंट्रोइड। सो सेंट्रोइड किसको बोलते हैं? मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको। तो इसको ध्यान से समझ लेना, कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि ढेर सारे सेंटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको दिमाग में रखना। आप बात ये मान लो x1 y1 है पॉइंट, ये x2 y2 है पॉइंट, और C पॉइंट जो वो है x3 y3। इसमें हम 3 मीडियंस ड्रॉ कर रहे हैं। मीडियंस बोलते हैं जो वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ किया हमने, उसके ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करने के लिए, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने के लिए, तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग मीडियन बोल रहे हैं। लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू वर्टेक्स, या लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू वर्टेक्स, या ड्रॉन थ्रू वर्टेक्स टू इंटरसेक्ट, या इंटरसेक्ट से अच्छा बोलो टू बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज मीडियन। तो मीडियन का काम क्या है? इक्वल हाफ्स में साइड्स को ब्रेक करना, इसको हम लोग मीडियन बोलेंगे। सेंट्रोइड क्या है? सेंट्रोइड का डेफिनेशन देखोगे तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, इसको सेंट्रोइड बोलेंगे हम लोग। और अगर ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो नॉर्मली सेंट्रोइड को जो है हम लोग जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। इसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे। तो जी का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसका डेरिवेशन आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा,
मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा x2 प्लस एक्स थ्री बाई टू, वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू। और आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो सेंट्रोवाइड जो है, सेंट्रोवाइड डिवाइड्स मीडियन, डिवाइड्स मीडियंस इन रेशियो 2:1। तो अगर आप ए जी बाई जी डी का बात करो अगर, तो ये वैल्यू जो है 2/1 के इक्वल आएगा। तो जी का जो कोऑर्डिनेट है यहां से वो आपको आ जाएगा 2 टाइम्स ये 2:1 है, तो 2 टाइम्स x2 प्लस एक्स थ्री बाई टू प्लस 1 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई 2+1। एंड सिमिलरली भी y कोऑर्डिनेट। तो जब ये कैलकुलेट करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। और सिमिलरली इधर भी आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये आप लोग ऑलरेडी 10th में पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी है। एक और ध्यान में रखना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। एक और इसमें क्या ध्यान में रखना है कि सेंट्रोइड जो है वो कभी भी ट्रायंगल के बाहर नहीं लाई कर सकता है। सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, क्योंकि आप मीडियन बाहर ले ही नहीं सकते हो ना। जब मीडियन का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो सेंट्रोइड मीडियन पे ही लाई करेगा। और अगर इसको मीडियन पे ही लाई करना, और मीडियन बाहर जा ही नहीं सकता ट्रायंगल से, तो सेंट्रोइड जो है कभी भी ट्रायंगल के बाहर लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, नाउ so similarly let's learn about in center। इन सेंटर किसको बोलते हैं? इन सेंटर का डेफिनेशन होता है बाकी लोगों को भी आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? चमन बोल रहा है कि आवाज थोड़ा कट रहा है। अगर किन्हीं को आवाज में प्रॉब्लम हो यस रहा है सर, तो आपकी आवाज कट रही। नहीं, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जिसको जिसको प्रॉब्लम हो रहा है आवाज में, वो चैट बॉक्स में लिखोगे किसी को आवाज में प्रॉब्लम है तो। ओके, तो ये बात बोलना चाहिए तुम लोगों को। ये तो सिर्फ चमन बोल रहा है कि आवाज में प्रॉब्लम है। वेट, अच्छा ये जो आवाज गड़बड़ हो रहा था ये कितने टाइम से हो रहा था? कुछ समझ पाए या बिल्कुल ही समझ नहीं पाए कुछ भी? तो समझ आ रहा था। चैट चैट बॉक्स में लिख के बताओ तो कहाँ से दिक्कत हुआ है साउंड का, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन। दे सेंट्रोइड वाले पार्ट से ऐसा हुआ है ना। ओके, सो कोई बात नहीं, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन।
सो सेंट्रोइड बेसिकली क्या है, जो मीडियंस होते हैं वो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर बीच में कभी ऐसा साउंड का दिक्कत होता है ना, तो आप अनम्यूट करके बोलो नहीं, बट आप जो है ना चैट बॉक्स में खाली लिख के भेज दो, बिकॉज वो बीच में मैं देख लेता हूँ अगर कुछ दिक्कत हो तो। ओके, लेट्स कम बैक। वैसे बाय द वे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा यूट्यूब पे इसको अपलोड करने का। एनीवे, सेंट्रोइड जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मीडियंस का। मीडियंस वैसे लाइन सेगमेंट को बोल रहे हैं जो वर्टेक्स से हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो ट्रायंगल के ऑपोजिट, मैंने जिस वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हैं उस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, या बोलो बाइसेक्ट करता है। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग बोल रहे हैं मीडियंस। और तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है, माने कंकरेंसी का मतलब जहां एक जगह मिल रहा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी होता है, तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि वो हर एक मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोगों ने 10th में प्रूव किया था कि सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आ जाएगा x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। और ये डेरिवेशन आप लोग खुद से कर सकते हो, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, x2 + x3/2 y2 + y3/2। और इस लाइन में 2 इंटू इतना 1 इंटू इतना सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो जब आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ये समझते हुए कि g जो है वो AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ऐसा समझते हुए जब कर दोगे तो 2:1 में g डिवाइड कर रहा है AD को, ये समझते हुए सेक्शन फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दोगे तो g का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो ये बताया इसमें कि सेंट्रोइड कभी भी ट्रायंगल के बाहर लाई नहीं कर सकता, जब भी लाई करेगा तो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि मीडियन बाहर हो ही नहीं सकता ट्रायंगल के। तो ये बात बताया। नाउ लेट्स लर्न अबाउट इन सेंटर। तो अगर मान लो एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी एंड सी, तो ट्रायंगल का जो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स होगा, इस बार देखो वर्ड समझते रहना, इस बार मैं मीडियन नहीं बोल रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर्स बोल रहा हूं, वो भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ये जो तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तीनों जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स है, ये जहां पे मिलेंगे इसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो इन सेंटर बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लिखते चलना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जो होंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन सेंटर। इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आता है वो इस तरीके से कैलकुलेट करते देख लो। ए का मान लो कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x3 y3, और ए के जो ऑपोजिट साइड है उसका साइड लेंथ मान लो स्मॉल ए है, वर्टेक्स बी के जो ऑपोजिट साइड है उसका साइड लेंथ मान लो स्मॉल बी है, और ये कैपिटल सी लिख रहा हूं मैं, और कैपिटल सी वर्टेक्स के जो ऑपोजिट साइड है उसका साइड लेंथ मान लो सी है। तो जो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c एंड ay1 प्लस by2 प्लस cy3 divided by a plus b plus c. We are not going in derivation. Derivation
इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, जाना जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी जब इसको डिराइव करना हो, तो अगर मान लो डिराइव करना, तो हम लोग को यूज करना पड़ता है प्रॉपर्टी, और ये मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसका डेरिवेशन आप लोग खुद फाइंड आउट करके आओगे। और अगर मिला नहीं मिला, कुछ दिक्कत हुआ, तो डिस्कशन वाले क्लास में आपको इसका डेरिवेशन सिखा भी दूंगा, बट दिस इज होमवर्क फॉर यू। इस क्लास के लिए होमवर्क है आपका, आप इसका डेरिवेशन ढूंढ के आना, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा इसको डिराइव करने के लिए। अगर किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, लेट्स से एबीसी एक ट्रायंगल है और इसमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया एंगल ए के लिए, और ये लेट्स से पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें प्रॉपर्टी होता है कि सामने वाले साइड को जिस रेशियो में डिवाइड किया, ये रेशियो उसी के बराबर होगा जिस रेशियो में उसके एडजेसेंट साइड्स होंगे। जो साइड्स मिलकर उस एंगल को फॉर्म कर रहा है, उनका जो रेशियो है, माने ए बी बाई जो ए सी है, वही जो है पी बी बाई पी सी भी हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखना, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। चलो इसको नोट करके लिख लो, इसको नोट में 1, नोट में सेकेंड पॉइंट इज इन सेंटर जो होता है इज सेंटर ऑफ इन सर्कल। ये इन सर्कल, इन सेंटर फाइंड आउट क्यों करते हैं? इन सेंटर फाइंड आउट करने का जो पर्पस है वो ये कि हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सके, उसको उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सके जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता हो। इन सेंटर इज सेंटर ऑफ इन सर्कल, एंड व्हाट इज इन सर्कल? अ सर्कल टचिंग all the sides of triangle internally. So क्या वर्टिसेस होगा ना, मतलब चमन अनम्यूट करके बोलो, वर्टिसेस होगा मतलब Sir, circle touching all the vertices of triangle internally. नहीं नहीं नहीं, उसको सर्कम सर्कल बोलेंगे, वो इन सर्कल नहीं है, वर्टिसेस को नहीं, साइड्स को। जो वर्टिसेस से पास करता हुआ जाएगा उसको बोलेंगे सर्कम सर्कल, और टचेज नहीं, वो पासेस, पासिंग थ्रू होगा वो। तो ये मान लो ये मान लो आपका ट्रायंगल है ए बी सी, और इसके तीनों साइड्स को टच करता हुआ एक सर्कल जा रहा है। मान लो इसको P पे टच कर रहा है, इसको Q पॉइंट पे, और इसको जो है R पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ऐसा सर्कल जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है,
इसको बोलेंगे इन सेंटर, सॉरी इन सर्कल, और इसका जो सेंटर होगा इस सर्कल का, इस सर्कल के का जो सेंटर होगा इसको बोलेंगे हम इन सेंटर, इन सेंटर, सेंटर ऑफ इन सर्कल। और ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो ये एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहीं पे लाई करता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड आउट। तो एक बात यहां से और ध्यान में रखना है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम ऑल द साइड्स आर इक्वल। मीनिंग ये है कि अगर आप पॉइंट Q से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, अगर लेट्स से पॉइंट Q से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालना चाहते हो, या फिर आप P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हो, या फिर आप R से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हो, इन तीनों ही केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है ये आपका सेम आएगा। सो अगर मान लो ये पॉइंट O है फॉर एग्जांपल, मीनिंग ये है कि OP, OQ और OR का वैल्यू सेम आएगा। तो ये ध्यान में रखना, इन सेंटर जो है वो इन सर्कल का सेंटर है, एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये एक ऐसा पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर जो तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट है। तीनों ये पॉइंट जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है। अच्छा, जब मैं सिंपली डिस्टेंस बोल रहा हूं तो उसका मीनिंग होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से, तो ये डिस्टेंस का बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। सो व्हेन आई एम सिंपली यूजिंग द वर्ड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं कि एक पॉइंट की दूरी या एक पॉइंट का डिस्टेंस किसी एक लाइन से, तो मैं मीनिंग मेरा ये है कि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है तीनों साइड से वो इक्वल रहेगा, ठीक है। सो इन सेंटर इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इन सेंटर इज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल which is equidistant from all the sides, not from vertices, from all the sides. And in center also can never lie outside the circle. So तीसरा जो important point है उसको लिखो, in center always lies inside the circle, inside the triangle, always lies inside the triangle. Now let's learn about circumcenter या एक्स सेंटर। इन सेंटर जैसे ही पढ़ा उसी तरीके से एक्स सेंटर, एक्स सेंटर में क्या है, मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं।
ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, इसमें इसमें मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। हालांकि बेहतर रहता है इसको थोड़ा और ढंग से बनाया जाए। रुक जाओ एक मिनट। तो ये जो आप देख रहे हो ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी का एक्स सर्कल है, इसको बोलेंगे एक्स सर्कल। तो ये मिलता कैसे आप ये समझ लो। अगर आप दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लेते हो, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर अगर आपने लिया, और एक अगर आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कंसीडर किया, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये आपको, ये ट्रायंगल है, मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये अपना ट्रायंगल है। दो आपने इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया है और एक आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया, तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, उससे आपको मिलेगा जो पॉइंट, उसको बोलते हैं एक्स सेंटर। इसको इंक्रीज आगे तक कर सकते हो, या चलो एनीवे इसको बोलेंगे एक्स सेंटर। सो एक्स सेंटर के बारे में आप, अच्छा ऐसा कितना एक्स सेंटर मिलेगा, तो मान लो अगर ये ट्रायंगल है, तो इन दो साइड्स को एक्सटेंड करके अगर इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया, तो इधर एक सर्कल मिलेगा ऐसा। फिर इसको और इसको अगर एक्सटेंड करके इसका इंटरनल बाइसेक्टर लिया और इसका इंटरनल, तो ये तीनों जहां पे कट करेगा, तो उससे हमको फिर एक ऐसा सर्कल इधर मिलेगा। और इसको भी अगर इधर कर लिया, तो इधर भी एक सर्कल ऐसा मिलेगा। तो ऐसा तीन एक्स सेंटर होगा। अगर एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीन एक्स सेंटर मिलेंगे। अब ये डायग्राम ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल काम है, बट आप जान लो, एक इधर से एक सेंटर मिलेगा, एक इधर एक सेंटर मिलेगा, और एक इधर कहीं पे एक सेंटर मिलेगा। इन तीनों के हेल्प से इनके हेल्प से इधर, और इसके हेल्प से इधर, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरनल टू एक्सटर्नल, सॉरी, and one internal angle bisectors। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इसको बोलेंगे एक्स सेंटर, ठीक है। ऐसा तीन एक्स सेंटर होगा। थ्री एक्स सेंटर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसमें क्या है कि जो ये, इसको बोलेंगे एक्स सर्कल, ठीक है। और एक्स सर्कल अगर आप ध्यान से देखो, तो टचेज टू साइड्स एक्सटर्न, सॉरी, touches all the sides externally,
अगर आप देख रहे हो तो सबको बाहर से टच कर रहा है, टचेज ऑल द साइड्स एक्सटर्नली, अंदर से नहीं टच कर रहा, सारे साइड्स को बाहर से टच कर रहा है ना। तो अच्छा, उसमें देखोगे कि दो साइड के एक्सटेंडेड पार्ट पे टच कर रहा है और एक साइड को मैंने ऐसे टच कर रहा है। और क्या जो एक्स सेंटर होगा, एक्स सेंटर्स लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, वो कभी भी ट्रायंगल के अंदर लाई नहीं कर सकता, जब भी लाई करेगा तो ट्रायंगल के बाहर में लाई करेगा। और अगर लेट्स से ये ट्रायंगल दिया हुआ है और लेट्स से इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर निकाला इधर, और एक मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया लेट्स से, और ये जो पॉइंट आया इसको E1 मान लेते हैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो, ये एक्स सेंटर है तो। और अगर इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ इस तरीके से, और इसके सामने वाले साइड को A मान रहे हैं, इसके सामने वाले साइड लेंथ को B मान रहे हैं, इसके सामने वाले साइड लेंथ को स्मॉल c मान रहे हैं, तो E1 का जो वैल्यू होगा वो क्या करना है, सिर्फ कि जिसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो उसको खाली माइनस कर दो, माने -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई -a प्लस b प्लस c, और इसमें भी -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई -a प्लस b प्लस c। सिमिलरली अगर इधर में E2 लिख रहे हो तो E2 को क्या लिखोगे, तो देखो ये यहाँ इसका एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेंगे, ठीक है, तो B को हम लोग यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे, यानी जब E2 डिफाइन करेंगे सेकेंड वाला एक्स सेंटर, तो इसमें ये पॉइंट जो वो हो जाएगा ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c। b को माइनस b से सिर्फ रिप्लेस कर देना है, ay1 माइनस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c। और सिमिलरली इधर जो तीसरा एक्स सेंटर आएगा E3 राइट बाय योर ओन, इसका कोऑर्डिनेट आप खुद से लिखोगे। तो इस तरीके से 3 इन सेंटर आएगा, मैं और तीनों इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट? नाउ okay, the next one is circumcenter। एक्स सेंटर से उतना क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपको, मैंने एक्स सेंटर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जे मेंस एंड एडवांस, बट यस सेंट्रोइड इन सेंटर ये सबसे क्वेश्चन आएगा। सर्कम सेंटर क्या है, तो अगर एक ट्रायंगल लेते हैं हम, तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सर्कम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि एक ऐसा लाइन जो परपेंडिकुलर भी है साइड्स पे और साइड्स को बाइसेक्ट भी कर रहा है। ऐसा कोई लाइन जो परपेंडिकुलर भी है और इक्वल हाफ्स में बांट भी रहा है इसको,
इस तरीके से सिनेरियो कुछ। तो ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, दिस लाइन आर, ये अगर इसको L1 L2 L3 से रिप्रेजेंट कर लिया जाए, let's say this is line L1, this is line L2 and this is line L3, let's say this is point A, this is point B and this is point C, this is x1 y1, this is x2 y2 and let's say this is point x3 y3। तो सर्कम सेंटर को नॉर्मली हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए टू फाइंड एस, उसके लिए आप अप्लाई करो एस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर। क्यों अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूं, इसका रीजन समझो आप। सर्कम सेंटर इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो सबसे पहले तो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और अगर लेट्स से ये एक सर्कल है और ये ट्रायंगल अगर आपने कंसिडर करा हुआ है, लेट्स से दिस इज ABC, तो ट्रायंगल का जो सेंटर होगा, ये सॉरी ट्रायंगल का सेंटर बोल रहा हूँ, सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी नोन एज सर्कम सेंटर। तो इसको बोलते हैं, ये जो सर्कल बाहर से वर्टिसेस से पास कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सर्कल। सर्कल पासिंग थ्रू all the vertices of triangle, all the vertices of a triangle, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। और its center is called सर्कम सेंटर। और इसी का जो सेंटर होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता करते हैं, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो जो पॉइंट आएगा वो एक्चुअल में इस सर्कल का सेंटर आएगा, और इसीलिए इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो अगर आप देखो ये सर्कम सेंटर है पॉइंट एस, तो ये सर्कल पे अगर कोई भी पॉइंट्स लेंगे तो रेडियस के बराबर होगा। अगर कोई भी पॉइंट्स लेंगे और उसका डिस्टेंस अगर लेट्स से P1 पॉइंट है या P2 पॉइंट है या P3 पॉइंट है, कोई भी पॉइंट सर्कल पे कंसीडर करेंगे, उसका डिस्टेंस एस से रेडियस के बराबर ही होगा, सर्कम रेडियस के बराबर होगा। सर्कम रेडियस में रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो यहां से देखो ये जो डिस्टेंस हुआ ए से या एस बी या एस सी, ये तीनों इक्वल होगा। मीनिंग ये है कि सर्कम सेंटर जो होता है is equidistant from distance from all the sides, from all the sides। ये तीनों सॉरी साइड्स नहीं वर्टिसेस, गलत बोल दिया। ये तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होगा। इन सेंटर क्या था, तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट था, और सर्कम सेंटर क्या है, तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट है। मीनिंग ये है कि एस ए, एस बी और एस सी तीनों इक्वल होगा। तो जब आपको ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट पता है, और अगर आप अप्लाई करोगे एस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर, तो इन दोनों को यूज करके अननोन अगर मान लो इसको x1 y1 मान लिए हो या कुछ भी, या a कॉमा बी या x कॉमा वाई, इस तरीके से कुछ, तो जो अननोन रहेगा उसमें एक इक्वेशन मिलेगा एस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी स्क्वायर अप्लाई करने से,
और एक इक्वेशन मिलेगा एस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर अप्लाई करने से। दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको एस का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। टू फाइंड एस यू हैव टू अप्लाई एस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर, दिस इज वन वे। दूसरा जो मेथड होता है, वी विल लर्न अनदर मेथड after after learning, we will learn after after स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस लिखना सीख जाएंगे उसके बाद। वी विल लर्न आफ्टर knowing equation of straight lines। तो उसके हेल्प से भी हम लोग करेंगे, बट आगे, अभी नहीं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें सर्कम सेंटर में, इसको ध्यान से समझ लो। आपको मैं 3 डायग्राम्स दे रहा हूं, इसमें समझना। ये आप ये तीनों डायग्राम को देखो, इसमें जो ट्रायंगल एबीसी है, तीनों केस में जो सर्कल है वो सरकम सर्कल है। तो उसका सेंटर देखो यहाँ लाई कर रहा है, ये सरकम सेंटर है। इसमें यहाँ पे सरकम सेंटर है और इसमें यहाँ पे सरकम सेंटर है। यहाँ पे जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है, सेमी सर्कल है। BAC जो है वो सेमी सर्कल है सेकेंड केस में। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, पहले वाला जो केस है उसमें जो ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये है राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये एंगल ऑब्ट्यूज है। ये बहुत इजीली प्रूव किया जा सकता है। अगर आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो तो ये एंगल जो है रिफ्लेक्सिव एंगल है, 180 से बड़ा है ना। तो उसका आधा जो यहाँ पे एंगल होगा ये 90 से बड़ा होगा। आपने ये पढ़ा होगा ना, ये सेंटर पे जितना एंगल बनता है उसका आधा होता है सरकमफेरेंस पे एंगल। तो इस वाले एंगल का आधा होगा यहाँ पे। तो रिफ्लेक्सिव एंगल है वो 180 से बड़ा, तो उसका आधा करोगे तो 90 से बड़ा आ जाएगा। तो इसलिए वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और इसमें जो है अगर कुछ भी इस एंगल को निकालना है तो ये एंगल का आधा हो जाएगा। तो ये एंगल 180 से छोटा है तो उसका आधा हाफ जो है वो 90 से छोटा हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल जो है पहले वाले केस में एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरे वाले केस में राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरे वाले केस में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
BC डायमीटर है मान के चल लो, तो BC अगर डायमीटर है तो एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अच्छा, ये तीनों ही केस में जो है सरकम सर्कल है। और एस जो है वो सरकम सेंटर है। तो आप तीनों केस में क्या देख रहे हो कि जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इस वाले केस में जो सरकम सेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। सरकम सेंटर जो है वो इनसाइड द ट्रायंगल है। दूसरे वाले केस में आप देख रहे हो कि जो सरकम सेंटर है वो जो है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस है। जो ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है उसका मिड पॉइंट है, देखो आप ध्यान से। समझ आ रहा है बात? अच्छा, ये मिड पॉइंट क्यों हुआ? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों रेडियस के बराबर होगा। समझ आ रहा है बात? तो ये जो है, ये जो रिजल्ट आया किस केस में है? जब ट्रायंगल राइट एंगल हो। ये जो रिजल्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे क्वेश्चन आपको आएगा। और सरकम सर्कल में से थर्ड केस वाले सरकम सर्कल या सरकम सेंटर के केस में क्या देख रहे हैं कि सरकम सेंटर बाहर लाई कर रहा है। सरकम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। मीनिंग ये हुआ कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट सरकम सेंटर विल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। दिस इज नॉट नेसेसरी। may or may not be. Circum center may lie inside the triangle, may lie on a side, may lie outside the triangle, depending on scenarios. तो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कल के ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट हो जाएगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के बाहर। All right, and the last one is orthocenter. So orthocenter is basically ये ट्रायंगल है ABC। जब यहां से अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको ऑर्थोसेंटर बोलेंगे। इसको नॉर्मली हम कैपिटल H से डिनोट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स क्या है? व्हाट इज अल्टीट्यूड? लाइन सेगमेंट थ्रू वर्टेक्स। वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू वर्टेक्स
vertex which is perpendicular to opposite side of vertex. तो जिस वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करे वो उसके ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे ऑल्टीट्यूड। और ऑल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको बोलेंगे हम, अच्छा चमन थोड़ा सा पेशेंस रखो, ऑल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको बोल देंगे हम ऑर्थोसेंटर, तो ये एच आ जाएगा। अच्छा ऑर्थोसेंटर जो है इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो वी विल लर्न the method to find its coordinates after equation of straight lines. स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन जब लिखना हम लोग सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पढ़ेंगे। बाकी आप अगर आप बुक में जाओगे तो एक बहुत लंबा सा फॉर्मूला मिलेगा tan थीटा के फॉर्म में ऑर्थो सेंटर के लिए और cos थीटा के फॉर्म में सर्कम सेंटर के लिए, बट मैं आपको मना करूंगा, उसको याद करने का जरूरत नहीं है, बहुत अननेसेसरी आपका बर्डन बढ़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बुक्स में आपको भर भर के फॉर्मूला मिलेगा, बट आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस के लिए बहुत लिमिटेड, बहुत थोड़ा फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है, बाकी टेक्निक से हो जाता है, या तो फॉर्मूला डिराइव हो जाता है टेक्निक से तुरंत, या जरूरत ही नहीं हो फॉर्मूला याद रखने का। तो अगर आप बुक्स वगैरह उठाते हो, एस के गोयल है, अरिहंत का बहुत पॉपुलर पब्लिकेशन है, या सिंगेज हो गया, या कोई भी बुक वगैरह उठाते हो ऐसे, तो आपको उसमें भर भर के फॉर्मूला मिलेगा, ढेर सारा फॉर्मूला, और आप फॉर्मूला याद करते करते ही थक जाओगे और आपको लगेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कितना डिफिकल्ट चैप्टर है। तो इसलिए फॉर्मूले से बचना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही सिर्फ फॉर्मूला याद करना मैं बता रहा हूँ, जो मैं फॉर्मूला आपको याद करने बोलूंगा बस। और जहां पे मैं फॉर्मूला याद करने नहीं बोल रहा हूँ उसको मत याद करना, छोड़ देना, ठीक है। मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा फॉर्मूले से बचने के लिए। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिस चैप्टर विल बिकम वेरी लेंथी, ठीक है। बहुत टेक्निक से इस चैप्टर को हमको कवर करना है, और उस तरीके से जब करोगे तो आपको मेंस का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन फटाफट बनने लगेगा, बर्डन नहीं होगा। इस चैप्टर में मैं बता रहा हूँ, जब भी कोई ये चैप्टर पढ़ाता है तो सबसे जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स के साथ वो ये आता है कि इतना बड़ा चैप्टर है ये और इतना फॉर्मूला है और कैसे उसको याद रखा जाए, कंफ्यूजन हो जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है ये चैप्टर। तो इससे मैं आपको बचा लूंगा, बशर्ते आप मेरा सारा बात फॉलो करते जाना। तो आपको ऑर्थो सेंटर के लिए, सर्कम सेंटर के लिए आपको फॉर्मूला मिलेगा कॉस के फॉर्म में और टैन के फॉर्म में, वो अवॉइड करना, याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, ऑर्थो सेंटर के बारे में और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये, सिमिलरली 3 केसेस फिर से बनाएंगे। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो तीनों ऑल्टीट्यूड्स जो है वो अंदर ही लाई करेगा ट्रायंगल के, इसीलिए ऑर्थो सेंटर भी अंदर लाई करेगा। अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ऑर्थो सेंटर जो है इनसाइड द ट्रायंगल होगा। केस 2 अगर कंसीडर करते हो राइट एंगल ट्रायंगल,
तो इस केस में आपका जो ऑर्थो सेंटर है, जहां राइट एंगल बन रहा है वही पॉइंट हो जाएगा। अगर ये ए बी सी एक ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हो तो पॉइंट बी ही जो है ना ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, क्योंकि ए बी पे परपेंडिकुलर लोगे तो बी सी ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, और बी सी पे परपेंडिकुलर लोगे तो ए बी ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। तो दो ऑल्टीट्यूड तो यही आ गया, तीसरा ऑल्टीट्यूड ये हो गया। ए बी जो है वो बी सी पे ऑल्टीट्यूड है, ए बी एंड बी सी आर इटसेल्फ are themselves altitudes। पहला बात तो ये, दूसरा बात कि B इज ऑर्थो सेंटर, जहां पे वह राइट एंगल फॉर्म्स, जहां राइट एंगल फॉर्म हो रहा है वही पॉइंट जो है ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। यानी एक वर्टेक्स जहां राइट एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स ही खुद जो है वो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। और केस 3 जो है, जिसमें अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल अगर बन रहा हो, तो इस केस में जो आपके अल्टीट्यूड्स हैं वो आपके एक्सटेंडेड पार्ट पे आना में शुरू हो जाएगा। तो ये एक अल्टीट्यूड आ गया आपका, एक मिनट, ये एक अल्टीट्यूड आ गया। अच्छा, इस वाले साइड को अगर एक्सटेंड करोगे तो यहां से ये एक अल्टीट्यूड आ जाएगा। यहाँ 90 डिग्री बना, और यहां से अगर आप देखो तो ये आ गया तीसरा अल्टीट्यूड। इस वर्टेक्स से इस वाले साइड्स को मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूं, ट्रायंगल के साइड्स। तो ट्रायंगल के साइड्स पे परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उसके एक्सटेंडेड पार्ट पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ये जो है ऑर्थो सेंटर हो जाएगा इस केस में। तो थर्ड केस में जो है, जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, उस केस में सरकम सेंटर जो है वो बाहर लाई करेगा। सर सरकम सेंटर बोल रहा हूं, ऑर्थो सेंटर जो है वो बाहर लाई करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर हम लोगों ने कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, उसको भी देखेंगे। थोड़ा सा और मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा देता हूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल द सेंटर्स, एक्स सेंटर को छोड़ के, माने सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, दे ऑल कोइंसाइड। ये सब एक ही जगह लाई करते, एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। सो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर निकालना है तो यू फाइंड सेंट्रोइड, क्योंकि सेंट्रोइड फाइंड आउट करना सबसे आसान है। दिस इज इजीएस्ट टू फाइंड आउट, इजीएस्ट टू फाइंड। तो अगर आपको पता चल जाए कहीं पे कि ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल है और आपको बोला जा रहा है ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, सो यू बेटर फाइंड सेंट्रोइड, एंड सेंट्रोइड इटसेल्फ विल बिकम ऑर्थो सेंटर। सेंट्रोइड ही जो है वो ऑर्थो सेंटर बन जाएगा उस केस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। फर्स्ट थिंग,
सेकेंड थिंग इज कि all the vertices of an equilateral triangle, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं equilateral triangle, can not have all the rational all the vertices of an equilateral cannot have all rational coordinates. At least one of the vertices must have irrational coordinate. Irrational coordinate. कम से कम एक एक्स या वाई कोऑर्डिनेट में से कम से कम एक वो इरेशनल होना ही चाहिए अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस के पास रैशनल कोऑर्डिनेट्स नहीं हो सकता। मैंने x1 y x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब रैशनल नहीं हो सकता है, या एटलीस्ट वन ऑफ द कोऑर्डिनेट मस्ट बी इरेशनल। वर्टिसेस यहाँ से छोड़ दो, इसको सिंपली ऐसे लिख दो, एटलीस्ट वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी इरेशनल। At least one of the coordinates must be irrational. इसका एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देखो इसको। मान लिया कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करें, लेट कि तीनों पॉइंट्स जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है और तीनों पॉइंट्स जो है वो रैशनल है। लेट triangle ABC is equilateral and all the points are rational. पॉइंट्स रैशनल का मीनिंग क्या है? पॉइंट्स रैशनल मिलते हैं मतलब बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर रैशनल। जब दोनों कोऑर्डिनेट्स रैशनल होते हैं तो बोलते पॉइंट रैशनल है। तो मान लेते हैं कि 6 के 6 कोऑर्डिनेट्स माने x1 x2 y1 y2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये सब जो है वो रैशनल क्वांटिटी है, ये मान लिया हमने, लेट्स से। और ये भी मान रहे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसको कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे कि ये गलत जो है, ये अजम्पशन गलत है। कैसे प्रूव होता है देखो, एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल लिया एबीसी यूजिंग हाफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस ये फॉर्मूला मैं डॉट 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 कर दे रहा हूं। तो ये देखो पूरा क्वांटिटी अगर x1 x2 x3 पूरा रैशनल है तो ये रैशनल आ जाएगा, है कि नहीं? हाफ से भी अगर मल्टीप्लाई करे कुछ भी करे, रैशनल माइनस रैशनल विल बी रैशनल, रैशनल इनटू रैशनल क्वांटिटी विल बी रैशनल, है कि नहीं? तो ये पूरा जो है वो रैशनल आ जाएगा एक्सप्रेशन। बट अगर मैं इसी ट्रायंगल का एरिया, अगर फिर से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर मैं कैलकुलेट करूं विद द हेल्प ऑफ √3/4, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो, जो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, उससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? उससे अगर कैलकुलेट करेंगे तब कितना होगा ये सोचो। सब लोग थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव होगा। सब लोग थोड़ा सोचो, टाइम दे रहा हूं मैं 1 मिनट के सोचने के लिए।
देखो इधर, तो ये हो गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, लिखोगे ऐसा। अच्छा साइड लेंथ जो है वो कितना होगा, या इसको ऐसा लिख दो √3/4 इंटू ए बी का स्क्वायर, कोई भी एक साइड ले लो क्योंकि ए बी बी सी सी ए तीनों इक्वल है, ए बी बी सी सी ए तीनों इक्वल मान के चल रहा है। तो जब आप ऐसा लिखोगे तो यहाँ से हो जाएगा √3/4 इंटू ए बी का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये ए बी का लेंथ आया। करेक्ट। और जब स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ए बी का जब वैल्यू ले रहे हैं तो रूट है, ए बी स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म। ये तो देखो ये भी तो रैशनल क्वांटिटी आएगा, और ये जो है वो इरैशनल है। सो रैशनल इनटू इरैशनल विल बी फाइनली इरैशनल। तो देखो यहां से कॉन्ट्राडिक्शन क्या अराइज हुआ कि एक ही ट्रायंगल का एरिया निकाला हमने, एक मेथड से निकाला तो रैशनल आ गया और दूसरे मेथड से निकाला तो इरैशनल आ गया। मीनिंग ये है कि कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी जो हमने केस अज्यूम किया है वो पॉसिबल नहीं है। तो कंक्लूजन क्या लिखोगे लास्ट में, व्हाट इज कंक्लूजन, same triangle cannot have two different area। दो अलग अलग एरियाज तो पॉसिबल है नहीं, है ना, मतलब एक रैशनल एक ही रैशनल दोनों, अच्छा रैशनल इरैशनल दोनों बराबर तो हो नहीं सकता है, इसलिए अजम्पशन इज रॉन्ग। और रॉन्ग अजम्पशन होने का मतलब क्या हो गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ही मैंने कोई भी अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हैं उसमें ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है कि तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों वर्टिसेस के पास सारे कोऑर्डिनेट्स रैशनल हो। कोई कम से कम एक कोऑर्डिनेट जो है वो इरैशनल होना ही होना चाहिए। x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये 6 में से कोई कम से कम एक इरैशनल होना चाहिए। बट ऐसा नहीं बोलोगे कि अगर कोई एक इरैशनल हो गया तो सीधा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। माने इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो कम से कम एक इरैशनल होना जरूरी है, लेकिन सब अगर अगर मान लो एक दो इरैशनल दिया हुआ, इसका मतलब ये नहीं बोलोगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, वो चेक करना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कम से कम एक इरैशनल होना पड़ेगा, बट इरैशनल दिया हुआ है सो डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखोगे। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस, एक लास्ट चीज और, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखना कि किसी भी ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होता है, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर कोलिनियर होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स में जो हम लोग इधर देख रहे थे, एक सेकंड, तीसरा इंपॉर्टेंट नोट में मैं लिख रहा हूं कि एच जी एंड एस आर कोलिनियर। एच का मतलब हो गया ऑर्थो सेंटर, किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, ये तीनों कोलिनियर होते हैं, ये रिजल्ट याद रखना। और सेंट्रोइड एच और एस को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी याद रखना। एच जी बाई जी एस जो है वो 2/1 होगा, ये भी याद रखना। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इतने बातों का आप ध्यान रखोगे
अगर आपको इन 3 पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट पता है HGS में से, तो आप तीसरा पॉइंट अकॉर्डिंगली सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। हम लोगों ने अभी सिर्फ 10th का रिवीजन किया है और 10th में जो हम लोग को पढ़ना था उसके थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े हैं। तो दिस इज अबाउट बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें थोड़ा हम लोगों ने ज्योमेट्री को भी यूज किया है। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। और जो प्योर स्ट्रेट लाइन चैप्टर है वो अगले क्लास से स्टार्ट होगा बेसिकली। उसमें हम लोग अगली क्लास में स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी देखेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, स्लोप। आप लोगों ने फिजिक्स में हो सकता है पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस कुछ फॉर्मेट्स में, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट्स फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हो सकता है आपने पढ़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि काइनेमेटिक्स वगैरह में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए थोड़ा जरूरत पड़ता है, तो थोड़ा बहुत आप लोग को पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में, है ना। तो वो सब रिवाइज करके आना चाहते हो तो आ सकते हो रिवाइज करके। बाकी अगले क्लास में वो सब हम लोग देखेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में, स्लोप के बारे में, एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स के बारे में, और अलग अलग फॉर्मेट्स में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस लिखना सीखेंगे और उसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो